हमारी इकॉनमी की जो अभी हालत है और हमारे करेंसी की जो अभी हालत है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हम लोग अपनी एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से कम है और हम लोगों के यहाँ करप्शन बहुत है, पैसा बहुत लीक होता है। मल्टीपल रीजंस, उन्हीं में से एक रीज़न है, टेक्निकल रीज़न है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। सब बस मोटा मोटा जीडीपी कहकर, परचेजिंग पावर पैरिटी बताकर और कह देते हैं कि हमारी जीडीपी अगर कम है तो हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी भी तो ठीक है, और जो भी आर्ग्यूमेंट सब अपनी साइड से प्रोवाइड करते हैं जो भी उनको सूट करता है। तो अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो हर मेजर इकोनॉमी, वर्ल्ड की चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, ग्रोइंग हो या ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जैसे बोलते हैं जिनको, एस्टेब्लिश नेशंस हो, उन लोगों का वो सेक्टर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। उस सेक्टर से वो लोग अपना मोस्ट पैसा जनरेट करते हैं और बाकी सेक्टर्स एक लाइफ सस्टेन करने के लिए होता है और एक सेक्टर बाकी दोनों सेक्टर्स को सस्टेन करने के लिए होता है। मैं समझाने की कोशिश करूं तो पहले मैं आपको 3 सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, बता देता हूं। 3 सेक्टर्स होते हैं, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है और उनके अपने यूज होते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, फिशिंग, फार्मिंग और डेयरी, जो मतलब सस्टेनेंस के लिए जरूरी है, खाने पीने के लिए, जो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्टर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये सबसे ज़्यादा अर्निंग करके देने वाला सेक्टर होता है ग्रोइंग इकोनॉमीज का, और ग्रोइंग इकोनॉमीज को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि पहले आप अपना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप जो है अपनी सर्विस सेक्टर, जो हम लोग कॉर्पोरेट देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि एक चीज़ होती है कैपिटल गुड्स, अगर आसान भाषा में समझाऊं, वो एसेट जो आपको पैसा बनाकर दे, फिजिकल एसेट जिससे आप कोई वैल्यू जोड़ पाए। जॉब से आप वैल्यू नहीं जोड़ सकते हैं, वो एक काम आप करते हैं, उसकी आपको सैलरी मिलती है। अगर आपके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है तो उस प्रेस की अपनी एक वैल्यू है, वो अगर उसमें आप पेपर का इनपुट देंगे, उसमें आप डिज़ाइन इनपुट देंगे, तो वो आपको एक आउटपुट प्रिंट कर देगी जिसको आप आगे सेल कर सकते हैं। तो वो एक टेंजेबल एसेट है जिसको हम लोग कैपिटल गुड बोलते हैं। तो वही सेक्टर जो कैपिटल गुड्स बनाता है और फिर उन्हें उनसे प्रोसेस कर आगे भी गुड्स बनाता है, जिसको हम मर्चेंडाइज बोलते हैं। ये सेक्टर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है और इंडिया का ये सेक्टर बहुत ज़्यादा लैगिंग है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट्स ने, सभी गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करी। 1990 में जब ये आईटी सेक्टर और बूम आया एकदम से इन चीज़ों का, तब हमारी जो गवर्नमेंट्स थी, हमारी जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन लोगों ने सोचा कि हमें जो करंट अभी ट्रेंड आया है उस पर एकदम, कंप्यूटर्स तभी आने शुरू हुए थे, हमें उस पर एकदम एक्ट करना चाहिए और एकदम से ही हमें इंडिया को इस फील्ड में आगे कर देना चाहिए, जो कि अगर नंबर्स की माने तो किया है। हम लोग इस टाइम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट पार्क्स और सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस और सर्विसेज सब सारी दुनिया को प्रोवाइड कराते हैं। बेंगलोर, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, गुजरात में भी बहुत जगह है, बहुत साइबर पार्क्स बने हुए हैं, बहुत कॉर्पोरेट चलते हैं, बट वो हमारी इकोनॉमी को सिर्फ सस्टेन करवा पाएंगे। उसे आगे अगर हमें लेकर चलना है तो हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम करना होगा। हमारे, मैं अभी नंबर आपको बता देता हूं, हम लोग करंटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 27 बिलियन के डेफिसिट में है। मतलब इतना प्रोडक्ट हम बाहर बनाकर नहीं बेचते हैं जितना हम लोग बाहर से ले लेते हैं। लास्ट ईयर फरवरी में ये नंबर 14 बिलियन था, अब ये 27 बिलियन हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और इसी वजह से हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट्स है नहीं। हम लोग ऑयल के लिए बाहर देशों पर डिपेंड करते हैं, तो वो भी हमें डॉलर्स में खरीदना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इसका जो लोड है वो रुपी पर, हमारी करेंसी पर दिखेगा। और ये जो अभी हमें दिख रहा है कि ये 90 से 96 हो गई, ये कोई भी वैल्यू हमारे रुपये की आज होती ये इतनी ही जाती। अगर वो 70 होती तो वो 80 हो जाता, इतना हो जाता। बट मेरा जो पॉइंट अभी ये है, पिछले 10 सालों में जब रुपया 50 था और उसे आपने 88 तक जाने दिया, आप मेक इन इंडिया लाए थे। मेक इन इंडिया से सिर्फ आप लोगों ने लोगों को ऊपर ऊपर से दिखाया
आप लोगों ने बता दिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग है वो इंप्रूव हो गई है। ग्राउंड पर वो रिफ्लेक्ट होता दिखा नहीं है। मेक इन इंडिया 2014 में जब आया था, आते ही इन लोगों ने कहा था कि मेक इन इंडिया हम लोगों को बनाना है। बहुत अच्छी सोच थी। मैं एज एन इंजीनियर मैं खुद उस चीज़ को सपोर्ट करता हूं कि हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में जब वॉर अगर और छिड़ी या फिर किसी और जगह कॉरपोरेट्स ने अपना हब ढूंढा या फिर कोई और बेटर सर्विस प्रोवाइडर उन्हें मिला, अभी हमने देखा ओरेकल ने क्या किया, 12,000 इंजीनियर्स निकाल दिए। ओवर द नाइट कभी भी हम लोग अपनी जॉब्स खो सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो हमारी जो वर्कफोर्स है, जो वो जॉब्स छूटेंगी जिनकी, उनको अल्टीमेटली या तो फार्मिंग या मैन्युफैक्चरिंग इन पर रिलाय करना पड़ेगा। और हम लोग खुद एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंजम्पशन मार्केट है। मतलब हम लोग सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो मतलब हमें चीज़ों की ज़रूरत है। हम लोग खूब इंपोर्ट करते हैं, खूब हम लोग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, खाना, गाड़ी, व्हीकल, मोबाइल्स, मशीनरीज। और हम लोग कोई भी चीज़ खुद से बनाना नहीं चाहते या बना नहीं पाते। अभी मैं देख रहा था एक स्टार्टअप ओनर है, स्मॉल स्टार्टअप है उनका, उन्होंने बताया था कि ये सॉस के जो पैकेट्स आते हैं ना, छोटे छोटे 15 रुपए वाला, उसके ऊपर जो नॉब बंद करने के लिए हमारे पास वो होता है स्प्रू जिसको बोलते हैं, उस स्प्रू का मोल्ड इंडिया में अवेलेबल नहीं है। वो हम लोगों को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। 1 लाख यूनिट पर मोल्ड पर ऑर्डर उसकी मिनिमम क्वांटिटी है। अब आप खुद बताएं, हम लोग अपने खाने के लिए जो सामान इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी चीज, इतनी सी चीज है वो, मात्र इतनी सी, वो कॉस्टिंग भी उसकी ज्यादा नहीं है, बट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट नहीं है कि हम लोगों को ऐसा चाहिए। चेन्नई में एक प्रोवाइडर है, उनके पास अलग साइज का मोल्ड है। अहमदाबाद में एक प्रोवाइडर है, उनके पास अलग साइज का मोल्ड है। तो ये जो डीरेगुलेशन है, ये भी एक रीजन है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लैग करता है ऑलमोस्ट सभी मेजर नेशन से। वियतनाम की मैन्युफैक्चरिंग हमसे बेटर है। अभी अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में जो मेजर बूस्ट पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है, हमारी जीडीपी का 8 से 9% करीब पहले हम लोग उस पर खर्च करते थे, सॉरी हमारा कॉन्स्टिट्यूट होता था मैन्युफैक्चरिंग से। अब वो नंबर बढ़कर 16 से 17 हो गया है। अब भी जो टारगेट था मेक इन इंडिया का करंट स्टेज 2026 में, वो 25 से 30% के बीच था। हम लोग उसे अब भी अटेन नहीं कर पाए हैं। ऐसा क्यों? ये आप लोगों ने पोर्टल्स बना दिए, उद्यमी पोर्टल्स, और जेड सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आप लोगों ने स्टार्टिंग करने का हम लोगों को एक जरिया दे दिया है कि हम लोग अपना बिजनेस वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद की जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, अभी मैं अगर जाऊं, मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना हो, मैं सारे पैरामीटर सेट करके अपनी सारी ही जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इवेंटिंग, गैस, डिस्पोजल और स्टाफ, हाइजीन, सब क्लियर करके अगर मैं एफएसआई लाइसेंस के लिए अप्लाई करूं और इंस्पेक्टर आए और लिख के मैं ले रहा हूं, वो बिना रिश्वत दिए मुझे लाइसेंस दे दे। सब पैसे मांगते हैं। सीएमएस ऑफिसर, चीफ मेडिकल, वो आता है। वो अभी खबर सुनी थी कि वो ड्रग स्टोर्स में और आसपास की जो दुकानें हैं उनसे जाके रिश्वत मांगते हैं कि हम आपका लाइसेंस रिवोक कर देंगे, मुझे हफ्ता चाहिए। तो ये जो करप्शन है, इसका आप लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कैसे कम करें? दूसरा, ये लैंड ओनर्स, एक तो हमारे देश में ना एक बड़ी ही वो उससे देखा जाता है लैंड को पर्सनल चीज मानकर, कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं। फ्रेगमेंटेड लैंड है, हमारे पुरखों ने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे लैंड खरीदा था, हम तो ऐसे ही रखेंगे। लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूटेड लैंड है, लैंड ओनर अवेलेबल नहीं है, पता नहीं किसका लैंड है। और अगर मान लो कोई खरीदने जाए लैंड, तो उसमें आप लोग 50 तरह की, तो उस पर स्टैंप ड्यूटी लेते हैं, हजारों करोड़ों रुपए उस पर टैक्स, और फिर उसके बाद रिश्वत अलग हर किसी को देनी पड़ती है। ओवर द स्टेप लीज करने जाए, लीजिंग तो मार्केट ऑलमोस्ट जीरो ही है इंडिया में, कोई लीज करना ही नहीं चाहता है। क्यों? कब क्या पता चले लैंड ओनर का मन करे, बोले खाली कर दो। तो ये कॉर्पोरेट टावर्स, ये पार्क्स, ये लो इन्वेस्टमेंट एसेट्स इसमें लगते हैं, कंप्यूटर रखने हैं 4 और ऑफिस बन के तैयार हो गया। अब अगर किसी को अपनी फैक्ट्री लगानी है
वो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की उसमें पहले मशीनें ला के रखेगा, फिर उसकी वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगा, वो भी इसलिए कि वो 4 साल बाद उसे छोड़नी पड़े। लीजिंग जीरो। लेबर लॉज, आपके लेबर लॉज इतने अच्छे हैं, इस देश का हाईली एजुकेटेड में देश, सॉरी वर्ल्ड में एक हाई डिमांड कमोडिटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स। इंजीनियर्स को इज्जत से देखा जाता था पूरी दुनिया में। 15-15 हजार रुपए में लड़के यहां नौकरी करने को तैयार हैं। आप कहीं भी चले जाएं, गुड़गांव, नोएडा। क्यों? लेबर लॉज, मिनिमम बैलेंस, मिनिमम पेमेंट, सैलरीज कौन इंश्योर करेगा? आप लोगों ने लॉज बना के छोड़ दिए, उन पे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन कहां से आएगा? एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है बस गरीब का। मैं अभी पढ़ रहा था, चाइना में कंस्ट्रक्शन वर्कर 1 महीने का $1000 कमाता है, और अगर वो अनस्किल्ड है तो चलो $750 कमा लेगा। वही नंबर इंडिया में स्किल्ड लेबरर का $500 है, और अनस्किल्ड को तो आप पूछो मत, 200 मुश्किल से 15-16 हजार 12 हजार महीने से बनेंगे गिर पड़ के। दिहाड़ी पे काम करते हैं, रोज काम भी नहीं होता। और परचेसिंग पावर पैरिटी कोई बोलने मुझे आना मत, क्योंकि चाइना से अच्छी परचेसिंग पावर पैरिटी तो हम लोगों की है नहीं। वर्ल्ड की बेस्ट पीपीपी उनके पास, उनकी इकोनॉमी की है। यूथ को हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। और ये हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, इन लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब से बड़ा प्यार होता है। बस बच्चा हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठा है, एसी रूम है, सामने कंप्यूटर है, जॉब करके शाम को वापस आ जा रहा है, और उसमें बच्चा परेशान है। क्यों? एनवायरनमेंट इतना टॉक्सिक है, और वैल्यू एडिशन लाइफ में होता नहीं है। कोई वैल्यू एडिशन नहीं है कॉर्पोरेट्स में जाके नौकरी करने का। आप लोग पैसा सेव करिए, फिर आप लोगों को वहीं हनी ट्रैप में फंसा लेंगे कि हाँ हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑफिस में तुम यहाँ जॉब करते हो, पास में आपको फिर लगेगा घर ले लेते हैं, फिर आप वहाँ पे ईएमआई लेकर लोन लेंगे, और फिर उसके बाद वो लोन लेकर ईएमआई भरेंगे। और अगर अभी जैसे ओरेकल में हुआ, जॉब चली गई तो बस खत्म, जीरो। जो इतने साल आपने अपने इन्वेस्ट करे वो 1 सेकंड में जीरो हो जाएंगे। चलो कोई अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर ले, अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी 80,000 करोड़ रुपए इस महीने से निकल के गए हैं, सबके पोर्टफोलियो आपको पता है क्या हालत है। तो फॉल बैक करने के लिए टर्शरी सेक्टर लास्ट सेक्टर है, इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो इसको जो फॉल आउट होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग पे बस बोलने में ध्यान दिया जाता है, कोई एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग करना भी नहीं चाहता। हमारे स्कूल्स शुरू से फर्स्ट क्लास से लेकर हम लोग 12th में जब तक ग्रेजुएट होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम पर एक बार 11th-12th में कोडिंग का कोर्स होता है, C++ या C का। मैंने किया नहीं तो मुझे पता नहीं। बस एक वो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, बाकी कोई ट्रेनिंग होती ही नहीं है। लाइफ स्किल और कोई चाहिए ही नहीं। क्यों? छोटे काम है। प्लम्बर का काम छोटा काम है, क्यों? वो तो गंदी जगह काम करता है। टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन को हाथ में ग्रीस काले करके वो वहां कौन काम करेगा? अगर आप लोग सिखाएंगे, वैल्यू एडिशन लाइफ में देंगे बच्चों को। चाइना में हर बच्चा छोटी क्लास से ही वुड वर्किंग की क्लास होती है उनकी, ऑटोमेशन की क्लास होती है उनकी, कोडिंग की भी उनकी क्लास होती है। उन्हें सब चीज सिखाई जाती है, उनके सामने सारे ऑप्शन खोल के रख के दिए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि बेटा सुबह सुबह जाओ, स्कूल पढ़ के वापस आओ, और फिर एग्जाम में अच्छे नंबर ले आना तो तुम्हें यहाँ कॉलेज मिल जाएगा। फिर वहां से तुम बीटेक कर लेना या बीकॉम जो भी कर लेना, या तो बैंक में लग जाना या कहीं इंजीनियर लग जाना। प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। इंजीनियर्स मैं बता देता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स की क्या हालत है पीएसयूज में। जाएंगे और जाकर रात को अगर बोला कि ये बॉयलर आपको शट डाउन करना है तो इंजीनियर साहब वहां खड़े हुए हैं। क्यों? जेई आएगा वो करेगा। क्यों? उसने पॉलिटेक्निक करी है, उसे नॉलेज है। सुपरविजन के लिए लाखों रुपए की डिग्री, उसमें आप प्रैक्टिकल। बच्चों की गलती नहीं है, जिन्होंने करिकुलम सेट किया उनकी गलती है। और जो टीचर्स वहां पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ा हूं, मुझे पता है, उन्हें सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब है। उन्हें खुद अपने रिसर्च पेपर्स लिखने होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको पढ़ाएं। वो बिना सिलेबस कराए एग्जाम करा देते हैं, इतना पेपर इजी बना देंगे कि आप पढ़ के पास हो जाएं। अच्छे कॉलेज से पढ़ के बता रहा हूं मैं आपको ये। तो ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको अगर हमें बेटर करना है तो हमें बहुत रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और करप्शन को
ग्राउंड लेवल से रूट आउट करने की जरूरत है, और बच्चों की जो काउंसलिंग है वो चेंज करने की जरूरत है, और साथ ही में उनके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग चेंज करने की जरूरत है। उन्हें बताना है कि बिजनेसेस या मैन्युफैक्चरिंग या फिर कहीं प्रैक्टिकल जॉब छोटी चीज नहीं होती। जो ऑलरेडी वो जॉब करते हैं उन्हें समझाना है कि आपकी जॉब की वैल्यू क्या है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोगों को, अगर ये फॉल आउट जो है, जो अभी एआई के चलते सबके मन में डर बैठा हुआ है कि ये जॉब्स जो है रिप्लेस हो जाएंगी, अगर एक नॉन एग्जिस्टेंट चीज जो फिजिकली इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है वो आपकी जॉब को रिप्लेस कर दे रहा है, तो आपकी जॉब्स रियल में जॉब्स थी नहीं। आई एम सॉरी टू से, सैम ऑल्टमैन ने ये बात बोली थी, मैं इसे दोबारा कोट कर रहा हूं। अगर वो जॉब्स रिप्लेस हो जा रही हैं तो वो रियली जॉब्स थी ही नहीं। इजी हो सकती हैं जॉब्स, रिप्लेस नहीं हो सकती। फार्मिंग में अगर हम लोग ट्रैक्टर लेकर आए तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई। उन लोगों ने तो नहीं बोला कि हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ये ट्रैक्टर हमारी नौकरी खा गया। इसी तरीके से हमें अभी जरूरत है हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स है, लेबर रिफॉर्म्स है, उन्हें लाने की। हर जगह जो ये गिग वर्कर्स जो दिन रात अब मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, दिन के कितने बनते हैं? 500 रुपए। इनके लिए भी हमें सोचने की जरूरत है। एज अ नेशन हमें यूनाइट होने की अब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों को बहुत 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 सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस इस चीज के फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान नहीं दिया। पहले लाइसेंस राज था, हर चीज के लिए लाइसेंस लेने के लिए सिर यहां जाओ, 10 फाइलें लेके जाओ। हजार से ज्यादा बिजनेसेस मेरे सामने मैंने पढ़े जिनके बारे में, वो शुरू हुए और वो सिर्फ आइडियाज और लिटिल इनपुट्स 10-12 लोगों की कंपनी बनकर रह गए। नारायण, आप यहां चले जाएं, दिल्ली का इंडस्ट्रियल एरिया है ओल्ड दिल्ली, वहां पर आप चले जाएं, चांदनी चौक जाकर देख लें, वो सारे के सारे बिजनेस आज भी छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चर करते हैं और ऑपरेट करते हैं। 10-12 लोग हैं, वो एक छोटे से कमरे में बैठे रहते हैं, वहीं पे वो लोग अपना जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं और फिर वहां से वो उसे सस्ते दामों में बेचने के लिए मार्केट में भेज देते हैं। क्यों? अगर उसे अपस्केल करने जाएंगे तो आप लोगों को ब्यूरोक्रेट्स के और इनके ऑफिशियल्स के चक्कर काटने पड़ेंगे। वहां पे आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, और मिले ना मिले वो बात। कोविड के टाइम पे हमारे यहाँ ऑक्सीजन बनाने के, सिलेंडर फिल करके बेचने के लाइसेंस नहीं मिले थे लोगों को। अब आप खुद बताएं, 10 सर्टिफिकेट्स, टोटल 10 सर्टिफिकेट चाहिए थे कि ये सर्टिफिकेट्स है, अगर ये आपके पास है तो आप ऑक्सीजन वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस कर बना सकते हैं। ठीक, घर में बन जाती है ऑक्सीजन, 1-1.5 लाख का इनपुट है, बट उसके लिए इतना जो वो है रेड टेपिंग कि यहां पे आ जाइए, ये जाइए, बिजनेस ओनर्स को लाइसेंस नहीं मिले। कोविड के टाइम जब हमें कमी थी बहुत ज्यादा। एक और चीज, जो ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सब में एक कॉस्ट होती है जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, वो आएगी ही आएगी, भले प्रोडक्ट कितना भी सस्ता हो जाए। उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, ट्रक में भर के यहां से यहां लेके जाना। हमारा जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेज बढ़ रहा है, और उसी की वजह से हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो अब, जो पहले 14-17% के बीच में थी, वो अब घट के 8 से 9-10% के बीच में आ गई है। अभी इसको और कम होने की जरूरत है, और ये कम सिर्फ तब होगा जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो ऐसा बनेगा कि वो 10-12 साल तक कहीं जाए ना, करप्शन कम हो, और दूसरा जो आगे बन रहा है उसमें बेटर कनेक्टिविटी दी जाए, जाम ना लगे, इसका ध्यान रखा जाए। और वो रोड बनने की 1 हफ्ते के अंदर इनॉग्रेशन के, मोदी जी गए, इनॉग्रेट किया, 1 हफ्ते के अंदर वहां फ्लाईओवर गिर गया। अगर ऐसा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने बनाया उसे अकाउंटेबल करें, जो उस रीजन का एमएलए या एमपी है उसे अकाउंटेबल होल्ड करें। और अगर ऐसे इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं तो फिर रोड मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी साहब इस बात का जवाब दें कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये कॉस्ट भी हम लोगों को घटा के कम करनी पड़ेगी। अगर ये 7 से 8% के नीचे चली जाएगी तो ऑलरेडी हमारा जो मार्केट है वो बूम पे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इजी होगी, प्रोडक्ट्स यहां से वहां जाना शुरू होंगे। अभी हम लोग सिर्फ चाइना की बी टीम है, जैसे वियतनाम है,
चाइना में प्रोडक्ट्स बनते हैं, रॉ मटेरियल्स बनता है, वो फिर इंडिया आता है और इंडिया में उसे हम असेंबल कर कर बेचते हैं। मेरा खुद का मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके पार्ट्स या तो चाइना में बने हैं या फिर यूएस से बनकर आए हैं और ये यहां पर असेंबल हुआ है और फिर ये यहां से एक्सपोर्ट होता है। हमें जरूरत है कि ये पूरा मोबाइल यहीं पर बने और फिर यहीं से एक्सपोर्ट हो, और आगे अगर कोई मोबाइल बनाना चाहे वो भी आकर इंडिया में ही बोले कि हाँ हम तो इंडिया में ही मोबाइल बनाएंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तब बूम पर आएगा जब हम लोग कैपिटल इसमें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसमें अभी से अगर हम शुरू करते हैं तो हमें चाइना को कैच करने में 50 साल लगेंगे, और जिस पोजीशन पे चाइना अभी है अगर वो वहीं अटक जाए, उससे आगे ग्रो ना करे, तो हमें उसे कैच करने में अब भी 20 से 22 साल मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। हम लोग इतना लैग करते हैं और हम लोगों की पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा है, मतलब नीड ऑफ द आवर हमें उनसे कहीं ज़्यादा है और हम लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा पीछे। अब अगर यही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, जो पिछले 10 साल में दिखा है कि रुपी कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो उसका बहुत 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 बड़ा हाथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमी में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैं अभी आपको देख के बताता हूं कि अगर हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि अगर हम लोग अपने रुपये की वैल्यू कम रखेंगे तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं और जो हमारी सर्विसेज हैं वो कॉम्पिटिटिव बनी रहेंगी, और क्या बोलते हैं बाकी जो कंट्रीज हैं वो हमारे में इन्वेस्ट करेंगी। तो आप ये चीज़ें अपना मोटिव सीधा करने के लिए बोलना एक तो बंद कर दीजिए। हम लोग कॉम्पिटिटिवली अपनी करेंसी की वैल्यू कम नहीं कर रहे हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। चाइना करता है अपनी करेंसी को कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएट, हम लोग नहीं करते हैं, हमारी करेंसी की वैल्यू गिर रही है। हम लोगों का अगर रुपये गिर रहा है, अगर एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं तो इंपोर्ट महंगे भी तो हो रहे हैं, तेल महंगा भी तो खरीदना पड़ रहा है, मशीनरी जो बाहर से आती है वो भी तो महंगी होती है। क्यों मशीन इंडिया में तो बनती नहीं? वही बात, मैन्युफैक्चरिंग जीरो। तो कंक्लूडेड ऑल, मैं यही बताऊंगा कि हम लोगों को करंट सिचुएशन को असेस करके फ्यूचर में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और हम लोग अगर इसी ट्रेजेक्ट्री पर चलते रहे तो हम लोग फ्यूचर में कैसा मार्केट बनकर सामने आएंगे। तो अभी हमारा जो डायग्राम है प्रोग्रेस का वो 2 शेप में चल रहा है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, स्मार्टफोन सेक्टर है, जो यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं, कुछ पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, वो सेक्टर अभी बूम पर है। हम लोग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं, उन्हें असेंबल कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रही। अब कुछ लैगर्ड्स भी हैं जो पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं सेक्टर्स, उसमें टेक्सटाइल, लेदर और जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हम लोग अब भी लैग करते हैं। अगर हम लोगों को इन दोनों को इनकॉर्पोरेट एक साथ करना है, हाई एंड सेक्टर और लो एंड सेक्टर को एक साथ अगर हम लोग इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, तब हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू बढ़ेगी, हम लोग सब कुछ इंडिजीनियसली प्रोड्यूस कर पाएंगे, और वो प्रोडक्ट फिर हम लोग अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो जीडीपी में है एक्चुअल एडिशन, वैल्यू एडिशन जो होगा वो होना स्टार्ट होगा। मैं फिर बोलूँगा, सर्विसेज से जीडीपी में वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में बहुत मिनिस्क्यूल होता है। सर्विसेज सिर्फ सैलरीज प्रोवाइड करती हैं, वो कैपिटल गुड्स में कन्वर्ट नहीं होते। हमारा जो पोर्टफोलियो है जिसको हम लोग देखकर परेशान या खुश होते हैं, वो भी कैपिटल गुड्स में काउंट नहीं होता, वो भी एसेट्स में काउंट नहीं होता। हमें बहुत ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने की। और दूसरी बात, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे जो लेबर्स हैं उनको हमें स्किल देने की ज़रूरत है। इस टाइम जो इनफॉर्मल सेक्टर हम लोगों के यहाँ जो काम करते हैं लेबर्स, उसमें से सिर्फ 5% ऐसे हैं जिनके पास वोकेशनल ट्रेनिंग है, या मैं कहूँ जो पॉलिटेक्निक में जाकर पढ़कर आए हैं। बाकी सब लोग ऑन द जॉब सीखते हैं और उसमें अपने जो प्रेशियस ईयर्स होते हैं, जब वो हाईली प्रोडक्टिव जवान होते हैं, उसमें उनके वो ईयर्स निकल जाते हैं। इंडिया में ये नंबर 5% है, जापान में 80%, साउथ कोरिया में 96% तक ये नंबर जा चुका है। तो हम लोगों को भी ज़रूरत है कि अब ये बबल को बर्स्ट करा जाए, और जो ये हम लोगों का टिल्ट है कि सर्विस
करना है, एसी रूम में बैठकर काम करना है, इस बबल को भी हमारे पेरेंट्स के, हमारे टीचर्स के, हमारी सोसाइटी के बबल को हमें बस्ट करना होगा कि जॉब सच में कोई छोटी नहीं होती है, उसमें हमें वैल्यू ऐड करनी होती है अपनी स्किल्स से। आप खुद देख सकते हैं बहुत टेक्नीशियंस हैं जो अपनी जॉब में मेहनत करते हैं, अपने काम को सुधारते हैं और फिर दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। मैं खुद एक दो टेक्नीशियंस को देखता हूं और मुझे उनकी हर वीडियो बहुत बहुत पसंद आती है। उन लोगों को बहुत लोग बुली भी करने की कोशिश करते हैं कि तुम लोग हमारा काम बढ़ा रहे हो, तो वो लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि तो तुम भी अपना काम बढ़ा लो। आप भी अपना जो भी छोटा काम, जो भी स्किल आपको लग रही है उसमें मास्टरी हासिल करें और फिर उस काम को आप कर कर दिखाएंगे तो आपकी जॉब में वैल्यू खुद ऐड होगी, आपको कस्टमर्स भी मिलेंगे। तो एक हमें वैल्यू एडिशन की बहुत ज़रूरत है। अब अल्टीमेटली बात आती है फिर आखिरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी पर्सनल जो लेवल है उस पर काम कर दिया और इंफ्रा इस तरीके से डेवलप नहीं है हमारे अराउंड कि हम लोग उसे कैपिटलाइज कर सकें, तो फिर वो बात जो है नील हो जाएगी, कोई उसका फायदा नहीं होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बहुत हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा बहुत बहुत मेजर प्रोपोर्शन जो टैक्स का कलेक्ट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। हम लोग इतने सारे रोड्स, हाईवेज बनाए हैं, पोर्ट्स को बिल्कुल मॉडर्नाइज कर दिया है, एयरपोर्ट्स बन गए हैं बहुत सारे, भले ही उन पे फ्लाइट्स अभी नहीं चलती हूँ। एक वो एसेट हमारे पास बनकर तैयार है, जब हम लोग कैपेसिटी पर पहुंचेंगे तो हम लोगों को तब सोचना नहीं पड़ेगा ऑपरेट करने से पहले, हमारे पास इंफ्रा रेडी मिलेगा। और ऐसा मैं विश्वास रखता हूं कि फ्यूचर में जो प्रोमिनेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया में है वो फ्लाइट्स और रोड्स ही रह जाएंगी। बाय रेलवे, बाय ट्रेन कार्गो ही ट्रैवल करा करेगा। और अभी मैंने फ्रेट कॉरिडोर जो इंडिया में बना है वो मेजर एक्सपोर्ट हब्स और मेजर माइनिंग साइट्स वहां से कनेक्ट करते हुए, वहां पर कोई कमर्शियल ट्रेन नहीं चलेंगी, वहां पर सिर्फ लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रॉ मटेरियल उसका आना जाना होगा, एनर्जी के लिए कोल का आना जाना होगा, क्रूड पेट्रोल ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो रेलवे पर से भी एक प्रेशर हटेगा। यही सब चीजें जब एक साथ मिलकर एक व्हील की तरह काम करेंगी तब हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल होगी। जो रुपया हमें अभी गिरता दिखा है वो बढ़ता भी दिखेगा, वो दोबारा 85, 80, 75, 60, 65 तक जाता दिखेगा अगर हम लोगों ने अभी एक्ट किया, अभी अपने सोसाइटल नॉर्म्स चेंज किए या फिर उनमें लिबरलाइजेशन लाए, और अभी हम लोगों ने हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या तो उनको बदला या फिर उनको सुधारा या फिर हम लोगों ने खुद कमान संभाली। सो इट्स टाइम कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं। उन्हें क्या हम लोग हैंड डाउन करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, और उन्हें हम लोग क्या वैल्यूज देंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमें उठानी है।